वेरी गुड इवनिंग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, बट अभी एक इस फेस्टिव सीजन का और एग्जामिनेशन बच रहा है, वो है IBPS क्लर्क का मेंस, जो कि 29 नवंबर को होने वाला है। बहुत सारी प्रिपरेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए आपकी ऑलरेडी हो चुकी होगी। आई होप आपका पेपर बहुत शानदार गया होगा। IBPS क्लर्क के मेंस में ये वाले एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बहुत हेल्प करने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो बचे हुए दिन हैं 6 दिन आपके पास, उसको बहुत शानदार यूज़ करने वाले हैं, बहुत शानदार यूज़ करने वाले हैं। राइट, चलते हैं अपन भी शुरू करते हैं, इस सफ़र को और अच्छा बनाते हैं। और आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ डेटा सफिशिएंसी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेटा सफिशिएंसी एक्चुअल में होता क्या है। डेटा सफिशिएंसी कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जिसका रीजन, जैसे अपन सिलॉक्स अलग से पढ़ लेते हैं, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ अलग पैटर्न, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ऐसा। डेटा सफिशिएंसी में एक्चुअल में क्या है, रीजनिंग के अंदर जितने भी टॉपिक आने वाले हैं उन सब टॉपिक का क्यूमुलेटिव एक सेगमेंट है, जिसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आंसर क्या होता है, उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि किस किस स्टेटमेंट का यूज़ करने के बाद जो भी आंसर आने वाला है वो मिलेगा आपको। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है। अब एक बात समझिए, एक क्वेश्चन पूछा गया और दो स्टेटमेंट दिए गए, तो आपका आंसर क्या बन सकता है कि ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट, जिसमें दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली सेकेंड इज सफिशिएंट, जिसमें फर्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ईदर फर्स्ट और सेकेंड में 1 से करेक्ट हो तो सेकेंड से नहीं, सेकेंड से हो तो 1 से नहीं। उसके बाद पूछा जा सकता है नीदर, दोनों में से दोनों को ऐड कर दो तब भी करेक्ट नहीं है। और उसके बाद हो सकता है बोथ, यानी कि बोथ का मतलब ये है कि आपसे दोनों ऑप्शन मिलेगा कि बोथ, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर मिलेगा या दोनों से सेपरेट। ये पर्टिकुलर पैटर्न है इस सेगमेंट में क्वेश्चन पूछने का। राइट, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्टली पहुंचता हूं क्वेश्चन पे और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही शानदार पैटर्न पे है। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, स्टडीइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड गिव द क्वेश्चन। सेवन पर्सन्स क्या कह रहे हैं वो। आई होप मेरी आवाज़ से आपको थोड़े से आइडियाज़ लग रहे होंगे कि गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 7 persons XYZ ABCD आर बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली एंड इट इज़ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन एंड देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। इतने सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, जिसमें 7 पर्सन है, 3 जनरेशन है, 2 मैरिड कपल्स है, एंड देन आपसे पूछा गया हाउ C रिलेटेड टू D। और अब आपसे क्या बोला जाए कि बेटा ये जो C रिलेटेड टू D है वो केवल इस वाले स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, इस वाले स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, दोनों को जोड़ के पता चलेगा, दोनों को जोड़ने पर भी नहीं पता चलेगा। ऐसी कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो आंसर्स में यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑप्शंस गिवन है। एक बार पहले ऑप्शन पे आते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा था, डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सिर्फ 2 से सॉल्व कर लेंगे, व्हाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर नॉट सफिशिएंट। तो पहले अपन करेंगे क्या, पहले मैं सिर्फ इससे सॉल्व करूँगा, डन। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, फिर मैं इससे सॉल्व करूँगा, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अगर दोनों से नहीं हुआ तो दोनों को मर्ज करके चेक करूँगा, और दोनों में से किसी एक से भी हो गया तो वहीं छोड़ दूँगा। दैट इज़ द वे। अब आते हैं पहले पे, क्या लिखा है, B इज़ ब्रदर ऑफ C। फर्स्ट में हमारा निकल रहा है कि ये जो B है ना, ये B ब्रदर है किसका, C का, एंड सन ऑफ A, और ये जो B है ये A का सन है। डन, ओके। A इज़ मदर इन लॉ ऑफ Z। ये जो A है ना ये मदर इन लॉ है किसकी, Z की, एंड ग्रैंड मदर ऑफ D, और D की ग्रैंड मदर। अब इस इंफॉर्मेशन में इन्होंने ये बोला कि A मदर इन लॉ है Z की, तो Z की शादी C से हुई है कि अब B से, इतना तो नहीं पता, बट ये पता चल चुका है कि Z इसी जनरेशन में है और फीमेल है। ओके, Z इज़ नॉट मैरिड टू C, और Z अगर C से मैरिड नहीं है तो अब मैं फ़िलहाल ये बोल सकता हूँ कि Z की शादी किससे हुई है, B से। क्वेश्चन में क्या पूछा है,
हाउ सी रिलेटेड टू डी, देखो इस सी का रिलेशन डी से फिलहाल पता करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सी का जेंडर क्लियर नहीं है। दो आंसर निकल जाएंगे। सी हो सकता है डी का अंकल हो जाए, सी हो सकता है डी की आंट हो जाए। तो अपन फर्स्ट से डेफिनेट आंसर नहीं फाइंड कर पाएंगे। नाउ यूजिंग सेकेंड वन, सी इज डॉटर ऑफ ए एंड सिस्टर ऑफ वाई। क्या बोला है? सी इज डॉटर ऑफ ए एंड सिस्टर ऑफ वाई। सेकेंड में बोला इतना, बी इज सन ऑफ एक्स एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड। अब आपसे बोला कि बी सन ऑफ एक्स और ब्रदर इन लॉ जेड, अभी फिलहाल इसमें पुट करना मुश्किल है क्योंकि बी उसके बाद एक्स और जेड कोई नहीं है। अब क्या लिखा है? जेड इज फादर ऑफ डी, तो जेड फादर ऑफ डी नहीं लिखा है इसमें। एंड जेड इज नॉट मैरिड टू सी, इसमें ये भी क्लियर बोला कि जेड मैरिड नहीं। तो समझो, अगर इसके आगे मैं बोलूँ बी इज सन ऑफ एक्स, ये जो बी है ये सन है किसका? एक्स का। बी इज सन ऑफ एक्स एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड, और ये ब्रदर इन लॉ है किसका? जेड का। इसका मतलब जहाँ कहीं भी इसकी शादी हुई होगी उससे कनेक्टेड है जेड। जेड इज फादर ऑफ डी, और ये जो जेड है ना ये फादर है किसका? डी का। जेड इज फादर ऑफ डी एंड जेड इज नॉट मैरिड टू सी। एक इन्फॉर्मेशन और दे दिया कि जेड मैरिड नहीं है, किससे? सी से नहीं है। 7 पर्सन में ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सातों को ऐसे अरेंज करना है कि जनरेशन कितने हो जाए? 3। समझ रहे हैं? जनरेशन कितने हो जाए? 3, और मैरिड कपल कितने हो जाए? 2। तो समझो, अगर इन सातों की कनेक्टिविटी अपन ढूंढे तो ये समझिएगा, डी सबसे नीचे वाले जनरेशन में अगर लेके जाओगे तो पहले आप ये चेक करोगे कि क्या इसको मर्ज करने से आंसर मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट वाले से तो नहीं मिला, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या सेकंड वाले से आंसर मिल रहा है। अगर सेकंड वाले से आंसर मिलेगा तो हमें फिर फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर सेकंड वाले से भी नहीं मिला, फर्स्ट से भी नहीं मिला, तो अपन मर्ज करेंगे। तो अपन पहले इसको चेक कर लें। हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 पर्सन हो चुका है, 5 6 7 हो चुका है, और इसमें जनरेशन उन्होंने 3 बोला तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन हो चुका है। अब हमें ये ए सी वाई को ये एक्स बी जेड और डी से ऐसे मर्ज करना है, ऐसे मर्ज करना है कि यहाँ पर 2 मैरिड कपल हो जाए, और 2 मैरिड कपल है ना, 2 मैरिड कपल हो जाए, और फाइनली अपन करेक्ट आंसर फाइंड करने की कंडीशन में आ जाए। तो ट्राई करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस जेड की बात करें, इसकी शादी सी से नहीं हुई है और जेड की बी से पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया था, और वो क्या दिया गया था? जेड फादर ऑफ डी है, और बी इज सन इन लॉ ऑफ एक्स एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड, और बी जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका? जेड का। तो बी की जेड से शादी हो नहीं सकती, जेड की सी से करा नहीं सकते। तो जेड की शादी किससे पॉसिबल है? जेड की शादी पॉसिबल है या तो ए से, या तो फिर वाई से, या फिर जेड की शादी पॉसिबल है किससे? एक्स से। बी इज सन ऑफ एक्स एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड, तो जेड की शादी एक्स से भी नहीं है पॉसिबल। तो जेड की शादी इधर ए से या वाई से। अब सोचो कि ए और वाई में से किससे कराए। तो एक बात बताओ, अगर इस जेड से किसी वैसे पर्सन की शादी कराए जिसको अपन लेडी बना सकते हो, और बी को उसका, यानी कि बी के सिस्टर से अगर अपन शादी करा देंगे इसका? जेड का। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि बी की सिस्टर बनाए किसको? क्या वाई को बना सकते हैं? सो लेट मी चेक आउट। अगर मैंने ए की पोजीशन ऊपर पुट कर दी और इसको मैंने मैरिड कपल बना दिया, देन तो एक बात समझो, इस ए की एक सिस्टर कौन है? सी है, और इसी ए की दूसरी सिस्टर अपन किसको बना सकते हैं? वाई को। तो अगर इस वाले पे वाई को ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बना के दोनों को मैरिड कपल बना देते हैं, और उस कंडीशन में इस बी की एक सिस्टर किसको बना दिया? सी को, और जेड तो उसके नीचे है ही, तो हमने इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को पुट कर दिया। ए और एक्स मैरिड कपल, जेड और वाई मैरिड कपल, जेड और वाई के नीचे डी हो गया, बी और सी सिबलिंग्स, एंड नाउ दे आर आस्किंग हाउ सी इज रिलेटेड टू डी। अगर इस सी की बात करें डी से कैसा रिलेशन है, तो सेकेंड वाले स्टेटमेंट से अपन आंसर सक्सेसफुली दे सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, द डेटा इन स्टेटमेंट 2
alone sufficient to give the right answer, right? uh, 7% X, Y, Z, A, B, C, D are belonging to the same family, and it is a family of 3 generations, and there are 2 married couples in the family. How is C related to the data sufficiency affairs cloud? Uh, चलिए, तो बेटा गला ख़राब होने की वजह से मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ, ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि एक्चुअल में ये जो डेटा सफिशिएंसी होता है ये होता क्या है और क्या पैटर्न है इसका, राइट? देखिए क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग UVWXYZ इज द हाईएस्ट स्कोर इन द क्लास, हु अमंग द फॉलोइंग, इसमें से किसको हाईएस्ट स्कोर मिला है? अब अपन पहले किसको ट्राई करेंगे, इसको पता चल गया तो ठीक, नहीं करेंगे इसको, अगर दोनों से नहीं पता चला तो मर्ज कर देंगे, राइट? तो देखते क्या लिखा है, एक्स इज हाईएस्ट स्कोरर देन यू। ये जो एक्स है इसके पास यू से ज़्यादा है एंड डब्ल्यू और डब्ल्यू से ज़्यादा है, बट यू और डब्ल्यू में किसको ज़्यादा है इसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं है, राइट? एक्स इज लेस स्कोर देन वी, इस x के पास v से इस x के पास v से कम है। एंड देन क्या लिखा है, y इज हाई स्कोर देन ओनली z, y के पास केवल z से हाई स्कोर है। ऐसा। अब देखो अगर पर सेकेंड इस वाले लाइन को यूज करें, ओनली z वाले लाइन को यूज करें, तो आउट ऑफ 6 पर्सन 1 2 3 4 5 6 y के पास केवल z से ज़्यादा है, ये कॉन्फ़िगरेशन हमने पुट कर दिया। अब इसमें हमारे पास ये जो पोजीशन है ना इसकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। v के पास x से ज़्यादा ये क्लियर है, बट x के पास u और w में से किससे ज़्यादा है हमें नहीं पता। बट बेटा एक बात बताओ, इन चारों में से अगर चारों पर्सन में w और u या w और u की पोजीशन यही रखनी पड़ेगी, तो x ये और ये v तो अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस था ये अपने आप में ही 100% सफिशिएंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने में। अब अपन किसको करते हैं, दूसरे को करते हैं चेकआउट। पहले से तो हमारा आंसर क्लियर हो रहा है, अपन चेक करेंगे क्या दूसरे से हमारा आंसर आ जाएगा। इफ यस देन ओके। अब क्या लिखा है, y इज हायर स्कोर देन w, ये जो y है इसके पास w से तो ज़्यादा है बट लेस स्कोर देन यू, बट यू से कम है। z इज हाईएस्ट स्कोरर देन ओनली x। अच्छा ये जो z है ना इसके पास केवल x से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 4 इधर बैठेंगे। सी ये जो ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है बेसिकली ऑर्डर का पैटर्न है, इसमें ये जो ओनली टर्म है ना ये आपके अरेंजमेंट का एक स्ट्रक्चर आपको दे देता है, जिससे आसानी से अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में, राइट? अब हमने देखा दे दिया इतना, क्या लिखा है, z इज हाईएस्ट स्कोर देन ओनली x, u इज नॉट द हाईएस्ट स्कोर। ये बोला कि देखो u को इस पोजीशन पर तो नहीं रख सकते। अब मेरी एक बात समझिए, u w और u y w तो अरेंजमेंट यही है, इसका मतलब u y और w तो यही पॉसिबल है, इसके अलावा कहीं अपन पुट ही नहीं कर सकते। तो हमारे पास बचा कौन सा एक, इसमें एक z, ये हमारे पास बचा कौन सा v, फिर से पूछा है हाईएस्ट स्कोरर, तो आंसर क्या है v। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सेकेंड वाला पार्ट जब हमने सॉल्व किया हम उससे भी आंसर फाइंड कर पा रहे हैं v,
फर्स्ट वाले से हमने फाइंड किया, मुझसे भी आंसर कर पा रहे हैं वी, मतलब हम दोनों से ही आंसर दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर नॉट टुगेदर, इफ द डेटा इवन इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, नहीं सफिशिएंट है। ये रहा आपका थर्ड वन आंसर कि आप पहले से भी चाहे तो सॉल्व कर ले, आप दूसरे से भी। अब मैं बताना क्या चाह रहा था वो समझिए। मैं बोलना ये चाह रहा था कि अगर फर्स्ट वाले से हमारा वी आंसर आ रहा था और सेकंड वाले से एक्स आ जाता, क्या करेक्ट आंसर होता? हाँ बिल्कुल होता। क्यों? क्योंकि वो इस डेटा सफिशिएंसी के चैप्टर में हमसे ये नहीं पूछ रहा कि आंसर क्या आ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन सा डेटा सफिशिएंट है आंसर निकालने में। सो दो अलग स्टेटमेंट से, तीन अलग स्टेटमेंट से, कई बार आपको तीन तीन चार चार स्टेटमेंट मिलेंगे जिससे आंसर फाइंड करना पड़ेगा। हो सकता है हर बार डिफरेंट आंसर मिले, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर एक से दूसरा और दूसरे से दूसरा आंसर निकल रहा है, ये तो गड़बड़ है। नो, वी हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। इट शुड बी सेम और नॉट, ये मैंडेटरी नहीं है, बस हमें ये चाहिए कि आंसर प्रॉपर निकल सकता हो। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, राइट? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और आज का करते हैं एंड देन आज की क्लास खत्म करेंगे, राइट? देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिखा है? in metro some persons are standing in a straight line, how many persons are standing in a straight line if all of them are facing in north direction? तो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या है सम पर्सन। अच्छा पता है ये ना रीजनल रूरल बैंक के कई सारे पार्ट्स में क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, ज़्यादातर पूछा गया सर्टेन नंबर, इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स की अरेंजमेंट दी जाती, नंबर ऑफ पर्सन्स की क्वांटिटी आपको नहीं बताई जाएगी कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, अरेंजमेंट दी जाती है। अब हमें देखना है कि टोटल कितने, तो हम पहले फर्स्ट से चेकआउट कर लेते, देन अपन सेकंड से चेकआउट करेंगे। फर्स्ट में क्या लिखा? ओनली वन पर्सन इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ हिम। हमने कोई भी पर्टिकुलर, हम ऐसा मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन में, तो अपन ये मान लेते हैं कि सारे का सारा नॉर्थ ही फेस कर रहा है। आपका मन हो सारे का सारा साउथ, आप ये मान लेना सारे का सारा साउथ ही फेस कर रहा है, बट कोई एक ही डायरेक्शन मानिएगा। अभी हमसे बोला कि इस एम के लेफ्ट में केवल एक पर्सन बैठा दिया, राइट में नहीं पता। ओनली वन पर्सन इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ हिम, ओनली टू पर्सन्स आर स्टैंडिंग बिटवीन एम एंड एन। अब m और n के बीच में दो है, तो हमारे पास मजबूरी है कि m के रिस्पेक्ट में राइट में ही n को लेना है, लेफ्ट में तो एक ही दे रखा है, एक ही अरेंज करना पड़ेगा, राइट? ओके, n इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ o, o के इमीडिएट राइट में, तो हमने ये बिठा दिया। अब आप बोलोगे सर o का यहीं से इमीडिएट राइट क्यों? तो मैंने आपको इनिशियली ही बोला है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं गिवन हो तो आप सारे ही पर्सन का एक ही डायरेक्शन मानिए। आपका मन करे तो लेफ्ट नॉर्थ, आपका मन करे साउथ, आपका ईस्ट, आपका वेस्ट, बट एक होना चाहिए, राइट? ओके, अब क्या लिखा है? ओ इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द मेट्रो। वो एग्जैक्टली मेट्रो में, अब समझिए चूंकि m के लेफ्ट में एक था और m से o का पोजीशन क्लियर पता चल गया, तो हमें ये पता चल गया कि इस m के लेफ्ट में, o के लेफ्ट में 3 है, तो o के राइट में भी 1 2 3 होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन अब आप डेफिनेटली फाइंड कर लोगे। o के लेफ्ट में 3 है, o के राइट में 3, 6 एंड 1 7। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट 100% आपको आपका आंसर बता सकता है। अब चेक करेंगे सेकंड में क्या बोला? ओनली 3 पर्सन आर स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ। सेकंड में कह रहा है कि ओ के लेफ्ट में 3 है, और ये जो ओनली है ना, ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है हमारे लिए। डन? ओके, ओनली 2 पर्सन्स आर स्टैंडिंग बिटवीन ओ एंड पी। अब समझिएगा, मैंने ये 1 2 3 ओ दोबारा लिख दिया, क्यों? क्योंकि इसने खेल खेलना शुरू कर दिया। इसने बोला है कि ओ और पी के बीच में 2 है, तो ओ और पी के राइट में भी है 1 2 और पी यहाँ भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ओ के लेफ्ट में भी 3 पर्सन है, पॉसिबिलिटी तो है, यस। अच्छा, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड पी, पी इज स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड। अच्छा, क्या बोला? पी एक्सट्रीम राइट एंड पर। अब अगर ये एक्सट्रीम राइट एंड पर है तब तो आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि ओ के लेफ्ट में 3 ही था। लेकिन अगर इसकी बात करें, हम सारा नॉर्थ डायरेक्शन कंसीडर करें, तो इसको अपन राइट कंसीडर तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने इसको नॉर्थ कंसीडर करके ये लेफ्ट मान लिया था, और उसके लेफ्ट में 3, मतलब ये हो जाएगा एलिमिनेट, और यहाँ से फिर से हमारा 100% 7% का सिक्योर आंसर मिल गया, और फिर से दोनों का सेम मिल गया, राइट? और कुछ भी लिखा था राइट एंड नो,
तो अब आप आंसर क्या करोगे, आपने भाई जब इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना शुरू किया तो पहले स्टेटमेंट से भी प्रॉपर आंसर आपको मिला, सेकंड स्टेटमेंट से भी प्रॉपर आंसर आपको मिला, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अलोन सफिशिएंट है। तो आप फिर से आंसर कौन सा देने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 3, राइट। ये है डेटा सफिशिएंसी। मैं आपसे फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी भी इस स्लाइड में मैंने जो क्वेश्चन पुट किया है वो क्वेश्चन मैंने लिया प्रीवियस ईयर से है, लेकिन ये ईजी है। आपको मेंस में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जहाँ पर थोड़े बड़े पैसेज मिलेंगे डेटा सफिशिएंसी का, 2 की जगह हो सकता है 3 स्टेटमेंट मिल जाए आपको, मतलब 3 बार ट्राई। तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये वाला सेगमेंट अगर 4 से 5 क्वेश्चन आता है तो 4 से 5 100% करेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसी अच्छी बात के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्रिपरेशन में लगे रहिए अच्छे से, जोर शोर से। स्टे हैप्पी। जय हिंद।